अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1 फार्माकोलॉजी 2 फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, उसमें जो बी पार्ट्स हैं, ठीक है, तो वो हम स्टडी करेंगे। तो बी पार्ट में हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड डिस्कस हुआ है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड है क्या, वो उसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होती है, उसकी मतलब कौन कौन से ड्रग्स होती है, ठीक है, तो वो हम सब इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास ये हैं, ठीक है, कि by the completion of this section the learner will be able to discuss the action, indication, side effects and contraindication of exogenous corticosteroid, discuss the action, indication, side effects and contraindication of the exogenous androgen therapy। इसी तरीके से हमारे पास डिस्कस द consequences of abusing an anabolic steroid, identify few names of anabolic steroids, calculate drugs dosage accurately। ठीक है, तो हमारे पास ये सब टॉपिक इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ना, तो उसकी जो ग्लैंड है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है और वो किस चीज़ में जो है वो एब्नॉर्मलिटी आ जाती है। ठीक है, तो फिर हम ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जो ड्रग्स है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड क्या होते हैं। द एड्रीनल ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला। तो एड्रीनल ग्लैंड में मेनली 2 पार्ट्स होती हैं, एक हमारे पास कॉर्टेक्स होती है, एक हमारे पास मेडुला होती है। तो मेडुला में जो मिडल पार्ट होती है, मतलब जो इनसाइड इनर पार्ट है उसको हम मेडुला कहेंगे और जो आउटर पार्ट है उसको हम कॉर्टेक्स कहेंगे। ठीक है, फिर कहेंगे द मेडुला सिक्रेटेड कैटाकोलामीन वेयर द कॉर्टेक्स सिक्रेट 2 टाइप्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो देखें हमारे पास क्या है कि जो मेडुला होते हैं ना, तो मेडुला से कैटाकोलामीन रिलीज़ होती है। कैटाकोलामीन जो कि हम नॉर्मली कहते हैं कि मतलब एफिनेफ्रिन, नॉन एफिनेफ्रिन। ठीक है, लेकिन जो कॉर्टेक्स होते हैं उसमें 2 टाइप्स ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिलीज़ होते हैं। तो वो कौन से हैं, मतलब जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होती है और इसी तरीके से जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होती है। ठीक है, और एंड्रोजन की भी बात है, लेकिन एंड्रोजन बाद में हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होती है ना, हैज़ अ 3 जोन, उसमें 3 जोन्स होती है। एक जोन में क्या है कि ईच जोन सिंथेसाइज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो द आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा प्रोड्यूस मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्सिस्टेरॉन। ठीक है, तो नॉर्मली जो आउटर मतलब पार्ट है कॉर्टेक्स, उसमें जो फर्स्ट पार्ट्स है ना, तो उसको हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहेंगे। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि मतलब जो आउटर पार्ट्स है उसको हम जोना ग्लोमेरुलोसा कहेंगे और वो कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, और उसके साथ मिनरलोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम हम कहते हैं कि अल्डोस्टेरॉन। ठीक है, फिर क्या है कि द मिडल जोना पेसिकुलेटा जो सिंथेसाइज करा देती है। तो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को दूसरा नाम कॉर्टिसोल देते हैं। ठीक है, जो कि स्ट्रेस के टाइम वगैरह में हम यूज़ करते हैं। फिर बाद में इसके फंक्शन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ हम अब उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एनाटॉमी है। टू द इनर 3rd नंबर पे जो है जो इनर जोन ऑफ रेगुलेटा है। ठीक है, तो इसके ये भी याद रखना है कि जो रेगुलरस होते हैं ना, रेक्टुलर, तो वो मतलब इनर है, मिडल है या आउटर है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इनर जोन है रेटिकुलरस। ठीक है, जो सिक्रेट करता है किस चीज़, एड्रीनल जो एंड्रोजन होती है, मतलब जो सेक्स हार्मोन होती है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल में हो गया और जो एस्ट्रोजन होते हैं वो हमारे पास फीमेल में हो गया। ठीक है, फिर क्या होती है कि हमारे पास सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये जो मतलब सिक्रीशन है इसकी, वो कौन कंट्रोल कराते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं, मतलब कौन से, एसिडीज। ठीक है, आल्सो उसको हम दूसरा नाम कार्टिकोट्रोपिन भी कहेंगे। ठीक है, तो विच रिलीज इन रिस्पॉन्स टू हाइपोथैलेमिक कार्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो देखिए ये किस वजह से या किस स्टिमुलस की रिस्पांस में ये सिक्रेट होती है, तो वो हमारे पास क्या है, CRH होती है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होती है, ये एक स्टिमुलस होती है। फिर क्या होती है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सर्वाइव एज अ फीडबैक इनहिबिटर ऑफ ACTH एंड CRH क्या है, सिक्रीशन। ठीक है, तो ये नॉर्मली इसकी जो पैटर्न है ये इसी तरीके से होते हैं कि जो हाइपोथैलेमस है ना, तो हाइपोथैलेमस से उसमें जो है ये CRH आ जाती है, स्टिमुलेशन हो जाती है पिट्यूटरी में,
और जो ACTH होती है, ACTH होती है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज़ कराते हैं। और फिर जो ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स वो मतलब वो चाहते हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो उसको सिक्रेट करना है या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सिक्रेट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम फिर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आते हैं कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं ना, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं, तो ये ड्रग्स आपने सारे याद रखना है, ठीक है। एक हमारे पास बेटा मेटासोन्स होती है। दूसरा हमारे उसकी जो ब्रांड नेम होती है वो हमारे पास मतलब आते हैं कि सिलिटोन, ठीक है। एंड जो कार्टिसोन होती है ना, तो कार्टिसोन की जो ब्रांड नेम है वो हमारे पास क्या है, कार्टिव होती है, ठीक है। मतलब जो कार्टोन होती है। डेक्स्ट्रामेटासोन जो है, डेक्स्ट्रामेटासोन हमारे पास क्या होती है, इसको हम दूसरा नाम डिकाड्रॉन भी कहेंगे, ठीक है। हाइड्रोकोर्टिसोन जो कि कार्टिव के नाम से देते हैं, ठीक है। तो जो मीथाइल फ्रीडिसिलोन्स उसको हम मतलब हमारे पास ये 5 ड्रग्स है ना, उसकी जो नेम से ब्रांड उसको हम मिडरोल, ठीक है, मिडरोल के नाम से आते हैं। जो जेनेरिक नेम हो हमारे पास प्रीडिसिलोन्स, जो प्रीलोन है, ठीक है, प्रीडिसोन होते हैं, उसको हम दूसरा नाम कहेंगे कि डेलेस्टोन होती है, ठीक है। और जो लास्ट ड्रग्स है वो हमारे पास की है ट्राई मेकिनोल्स, ठीक है, उसको हम काइनेटोकोर कहेंगे। और दूसरा जो है केनालॉग्स, ठीक है। तो ये 2 ड्रग्स अभी नहीं आने वाले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो इसी वजह से वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। फिर क्या होती है, अभी हम पढ़ेंगे कि कार्टिकोस्टेरॉइड क्या है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड जो है आर क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन दैट आर प्रोड्यूस इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होती है, ठीक है। मिडुला की बात उसने नहीं की, ठीक है, सिर्फ कॉर्टेक्स की बात की है, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो प्रोसेस होने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप केमिन नर्सिंग लेक्चर अहमद भी नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँच जाए, ठीक है। तो हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड आर इन्वॉल्व इन अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिक सिस्टम सच एज, हमारे पास जो स्ट्रेस होती है, ठीक है। तो कार्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स हम किस कंडीशन में यूज़ करेंगे, जब हमारी बॉडी में कोई भी फिजियोलॉजिकली चेंज आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस रेस्पॉन्स, जब इंसान पे स्ट्रेस आ जाती है ना, फिर क्या है एक दूसरी मतलब इम्यूनियम रेस्पॉन्स होती है इन रेगुलेशन एंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो कोई भी इन्फ्लेमेशन को रेगुलेशन करने के लिए हम देते हैं, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास अगर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कराते हो ना, तो इसी तरीके से प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, ठीक है। एंड बॉडी जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है ना, तो ये सब चीज़ों में जो है, तो ये जो हार्मोन है ये तमाम के तमाम बॉडी सिस्टम में जितने भी मेटाबॉलिज्म होती है, स्ट्रेस रिस्पांस होती है या इम्यून सिस्टम की रेगुलेशन होती है, इम्यून जो इन्फ्लेमेशन है, तो इस सब में ये कार्टिकोस्टेरॉइड जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होती है, ये इस चीज़ों में काम मतलब हेल्प देते हैं। फिर आते हैं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं ना, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारे पास उसको हम दूसरा नाम कॉर्टिसोल देते हैं ना, ताकि क्या होते हैं कि इट इज़ द प्रिंसिपल ह्यूमन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये हमारे पास प्रिंसिपल ह्यूमन क्या है, ग्लूकोज होती है, ठीक है। तो नॉर्मली इट इज़ प्रोड्यूस एज प्रोडक्शन एज डायर्नल, मीन ये हमारे पास नाइट टाइम होती है ना, तो नाइट टाइम के कार्टिसोल जब हम सोते हैं ना, तो हमारी कार्टिसोल लेवल जो होती है वो डाउन हो जाती है। लेकिन जब हम सुबह क्या है मतलब उठ जाते हैं ना, तो हमारी जो कार्टिसोल लेवल होती है ना, वो क्या होती है, वो फिर से वो पीक में चला जाते हैं, ठीक है। तो जो इवनिंग टाइम होती है तो उसमें मुकम्मल पीक में होती है, ठीक है, बॉडी में। तो ये भी डायर्नल का मकसद MCQs के लिए आपने याद रखना है कि ये किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, डायर्नल है, ठीक है। मतलब ये सर्केडियन रिदम को फॉलो करते हैं, ठीक है, सुबह और जो शाम सोते हैं, ठीक है।
जिस तरह हमारी जो मेटाबॉलिज्म होते हैं ना, जो शाम के टाइम पे या इसी तरीके से जो इवनिंग टाइम होती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा पीक पे होती है। और जब हम देखते हैं कि मतलब जो रात में ना, रात में जो मिड नाइट रात होती है ना, तो उस पे ये हमारे जो मेटाबॉलिज्म होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। या इसी तरीके से जो हम अगर अर्ली सुबह को भी देखें ना, तो अर्ली सुबह उसी तरीके से वो भी बहुत ज़्यादा कम होती है मेटाबॉलिज्म। तो इसी वजह से ये भी एक कॉर्टिसोल लेवल होती है, फिर हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या है कि विद अ पीक अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, फॉलो बाय अ डिक्लाइन एंड देन अ सेकेंडरी, ठीक है। मतलब ये मॉर्निंग में जो है वो क्या होती है, वो डिक्लाइन होती है, कम होती है। स्मॉल पीक्स इन लेट आफ्टरनून, मतलब फिर वो क्यों होती है, जो आफ्टरनून होती है ना, इवनिंग टाइम, वो थोड़ा सा क्या होती है, हाई होते हैं। फैक्टर सच इज द स्ट्रेस एंड लेवल ऑफ द सर्कुलेटिंग स्टेरॉयड इन्फ्लुएंस सेक्रेशन। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है स्ट्रेस एज अ फैक्टर उसको क्या करा देते हैं, मतलब आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम में तो इन्फ्लुएंस होगा ना, क्योंकि ये तो रिवॉल्व होती है ब्लड में, ठीक है। तो क्या है, स्ट्रेस के दौरान क्या होते हैं ना, तो सारे दिन अगर आप देखते हैं ना, तो मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस आपके ऊपर आ जाते हैं और इसकी वजह से ये कार्टिसोल की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है कि नो मतलब ये क्या होता है, ये स्टोर नहीं होते। ये भी आपने याद रखना है कि ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है वो स्टोर नहीं होते, बल्कि रेट ऑफ सिंथेसिस एंड रेट ऑफ रिलीज जो है ये मतलब इक्वल होती है, ठीक है। मतलब जो जितना वो सिंथेसाइज करा रहा है आपके बॉडी, ठीक है, इतना वो रिलीज़ भी कराते हैं, ठीक है। कोई भी स्टोरेज वगैरह की कंसेप्ट ग्लूकोकार्टिकॉइड में नहीं होती, ठीक है। फिर क्या है कि हमारे पास जो मेजर पल्स होते हैं ना, अगर अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आफ्टर मील, ठीक है। तो जितने भी मेजर पल्सेस हम चेक कराते हैं ना, तो वो जब हम अर्ली मॉर्निंग में जो चेक कराते हैं ना, या मील के बाद चाहिए, तो वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि उसमें कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई होती है, इसी वजह से आपकी बॉडी की जितने भी पल्सेस होती है वो मेजर होंगे। फिर क्या है कि जो ग्लूकोकार्टिकॉइड सच एज द कॉर्टिसोल इन कंट्रोल कार्बोहाइड्रेट पेट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म एंड एंटी इंफ्लेमेटरी बाय प्रिवेंटिंग फास्फोलिपिड रिलीज, ठीक है। तो हमारे पास ग्लूकोकार्टिकॉइड जो क्या है कि उसकी जो फंक्शन है, मतलब ये किस चीज़ों में हेल्प देते हैं, तो कार्टिसोल तो उसका हार्मोन है ना, तो वो कंट्रोल करते किस चीज़ की, हमारे बॉडी के जितने भी कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म हो रहा है या फैट्स की या प्रोटीन की, ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिज्म वो करा रहे हैं हमारे बॉडी में, वो कंट्रोल करते हैं। और अगर हमारी बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, तो वो भी हमारी कॉर्टिसोल ही क्या कर देते हैं, कंट्रोल में होती है, ठीक है। और ये क्या करा देते हैं, उसकी जो फास्फोलिपिड्स रिलीज़ होते हैं ना, वो प्रिवेंट कराते हैं। ये क्यों प्रिवेंट करते हैं, अभी क्वेश्चन है ना, तो इसीलिए ये प्रिवेंट करते हैं कि आपकी जो सेल वाल होती है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो सेल वाल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारा फास्फोलिपिड से बना हुआ होती है, तो वो तो ऐसा नहीं करेगा ना कि वो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, उस सेल मेम्ब्रेन से जो लिपिड्स होती है वो भी रिलीज़ करा दिया जाए, क्योंकि हमने पहले बात की कि ये प्रोटीन की भी मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करते हैं। तो इसी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसकी जो लिपिड्स होती है वो रिलीज़ होने नहीं देते, ठीक है। फिर डिक्रीजिंग जो एसोफेनोफिल एक्शन है एंड अ नंबर ऑफ अदर मैकेनिज्म इनहिबिटिंग फॉर्मेशन ऑफ द साइटोकाइनिन, ठीक है। तो साइटोकाइनिन आप जानते हैं कि हमारे पास जब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होते हैं ना, तो हमारे ब्रेन को जो सिग्नल देते हैं ना, तो वो किसकी वजह से चले जाती है, वो साइटोकाइनिन की वजह से चले जाती है। तो इसी वजह से जो है साइटोकाइनिन की जो प्रोडक्शन है और जो फंक्शन वर्क है वो कम हो जाती है, क्योंकि एसिनोफिल जो एलर्जिक रिस्पांस में स्टार्ट होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। फिर क्या है, दूसरी ड्रग्स की हम बात करते हैं ना, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड उसको हम सचेज मतलब अल्डिस्टेरॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये कंट्रोल करते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर लेवल होती है, मेनली बाय प्रोमोटिंग सोडियम रिटेंशन इन द किडनी। तो हमारी किडनी में जो सोडियम की रिटेंशन करते हैं ना, तो वो कौन सी, वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड ही कराते हैं, मतलब जो अल्डिस्टेरॉन होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है।
तो देखिए हमारे पास क्या होती है कि बायोसिंथेसिस क्या, अभी हम स्टडी है कि बायोसिंथेसिस क्या होती है। ठीक है, तो द कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर सिंथेसाइज फ्रॉम कॉर्टिसोल सॉरी जो कोलेस्ट्रॉल होती है, ठीक है, विद इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं ना, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो कोलेस्ट्रॉल होती है उससे ही ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड बन जाती है। ठीक है, क्योंकि ये तो स्टेरॉइड होते हैं ना, तो इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल से बनती है। तो ये भी आपने याद रखना है कि कॉर्टिसोल्स की जो प्रोडक्शन होती है वो किस चीज़ से होती है, वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से ही होती है। ठीक है, फिर क्या है कि जो अल्डोस्टेरोन होते हैं एंड कॉर्टिस्टेरोन होती है ना, तो शेयर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दियर बायोसिंथेसिस सिंथेटिक पाथवे। ठीक है, जो अल्डोस्टेरोन होती है या कोस्टेरोन होती है ना, तो ये जो फर्स्ट पार्ट्स होती है वो उसकी जो सिंथेसिस होती है उसमें लगा देती है। तो द लास्ट पार्ट इज इधर मीडिएटेड बाय द अल्डोस्टेरोन सिंथेसिस, जो एंजाइम होती है मतलब फॉर अल्डोस्टेरोन के लिए होती है। ठीक है, आर बाय द 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, जो एंजाइम है वो पार द कॉर्टिकोस्टेरोन होती है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है कि जो लास्ट पार्ट्स हैं, ठीक है, वो उससे क्या वो सिंथेसाइज होती है अल्डोस्टेरोन, और जो मतलब अल्डोस्टेरोन और इसी तरीके से कौन जो कॉर्टिकोस्टेरोन होती है। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास जो रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस होते हैं ना, तो कौन से मतलब किस वजह से और जो है रेगुलेट होती है सिंथेसिस। ठीक है, उसकी जो पैदाइश होती है, तो सिंथेसाइज एंड रिलीज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एंटी जो पिट्यूटरी मतलब हार्मोन होती है ना, तो हार्मोन पिट्यूटरी जो एक्सेस होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होती है, ये इन्फ्लुएंस होती है। बाद में डायग्राम देखेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो रेगुलेटेड बाय द कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड बाय फीडबैक लेवल ऑफ ब्लड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि इसकी जो रेगुलेशन करता है, ठीक है, तो वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही करते हैं, और वो कौन से रीजन से रिलीज़ होती है, वो हाइपोथैलेमस से ही रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये डायग्राम सबसे पहले मतलब कोई भी स्ट्रेस वगैरह ये आ जाते हैं, जब स्ट्रेस वगैरह आ जाते हैं तो इसकी वजह से जो न्यूरॉन होते हैं ना, तो उन न्यूरॉन हाइपोथैलेमस में जो सेल बॉडीज़ होती है वो कॉर्टिकोट्रोपिन जो रिलीजिंग हार्मोन होती है वो स्टिमुलेट करते हैं। जब वो स्टिमुलेट हो जाती है तो फिर आ जाती है वो क्या हो जाती है, जो पिट्यूटरी होती है वो कौन से इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं। जब इंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट हो जाती है तो उससे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन होते हैं ACTH वो रिलीज़ होती है। जब वो रिलीज़ होती है वो ब्लड के थ्रू जो है आ जाती है, और जो एड्रेनल मतलब कॉर्टेक्स होती है, ठीक है, तो उस एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो जोना पेसिकुलेटा होती है ना, तो वो क्या करा देते हैं, वो मतलब स्टिमुलेट करते हैं। और जोना पेसिकुलेटा से हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और उस मीन जो कॉर्टिसोल होती है वो रिलीज़ हो जाती है। जब वो रिलीज़ होती है, अगर ये ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए वो फिर दोबारा फीडबैक की जो है वो ले लेते हैं, और जब नेगेटिव फीडबैक पे सारे हार्मोन जो है अपना वर्क करते हैं, तो डायरेक्टली वो हाइपोथैलेमस को डिटेक्ट करा देते हैं कि आप क्या करा ले, आप अपनी जो प्रोडक्शन है किस चीज़ के, जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, ठीक है, तो वो कम करे ताकि हमारा ये हार्मोन जो है वो कम प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से उसकी मैकेनिज्म चलते हैं। फिर रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस जो है हमारे पास अदर, ठीक है, तो ये कंट्रोल बाय द सर्केडियन रिदम मीन डायरनल, ठीक है, मॉर्निंग राइज होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि ये हमारे पास जितने भी रेगुलेशन होती है ना, तो जो मतलब ये किस चीज़ पे कंट्रोल होती है, ये सर्केडियन रिदम की बात हो रही है। ठीक है, मतलब 24 आवर्स में जितने एक क्लॉक होती है ना इंसान की, वो उसकी बात हो रही है। ठीक है, फिर क्या है कि जो स्ट्रेस होती है ना, ठीक है, तो हमारे पास ये रेगुलेशन है। ठीक है, फिर दूसरी जब है हमारे पास स्ट्रेस होती है, तो स्ट्रेस में क्या होती है, हाइपोग्लाइसीमिया आ जाती है, क्योंकि फिज़िकल स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस इसीलिए कि आपके बॉडी ये मैकेनिज़्म है कि आपकी बॉडी ज़्यादा ग्लूकोज पैकअप कराते हैं। जब आपके बॉडी ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड से पैकअप करते हैं तो ब्लड में जो है क्या होती है
ग्लूकोज कम हो जाती है, इसी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया आ जाती है, मीन ग्लूकोज की कमी आ जाती है। और वो किस वजह से, क्योंकि वो फिज़िकल स्ट्रेस में है, वो कोई भी मतलब हेवी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये डायग्राम है, ठीक है, ये भी जो पिछले वाला डायग्राम हमने पढ़ा इसी तरीके से है। फिर हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होते हैं ना, तो उसकी क्या होती है, मूड ऑफ एक्शन, ठीक है, या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्ट वाया देयर रिसेप्टर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स होती है GR, ठीक है, तो वो उस पे ही काम करते हैं। हर चीज़ के लिए, हर हार्मोन के लिए अपनी अलग रिसेप्टर्स होती है, इसीलिए ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लिए भी अपने रिसेप्टर्स है। किस जगह में, MCQ ये है कि न्यूक्लियस में है, ठीक है। फिर क्या कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूट एंड लोकेटेड ऑलमोस्ट इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अभी इस चैप्टर में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। इसका मेन मकसद यही है कि हमारे बॉडी जितने भी सेल्स होती है वो उसमें ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं ऑल ओवर द बॉडी में, ठीक है। लेकिन जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड होते हैं ना, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड स्पेसिफिकली 2-3 आर्गन में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, मतलब जो सोडियम और पोटाशियम की रेगुलेशन करते हैं किडनी, ठीक है, किडनी के सिस्टम में इसकी रिसेप्टर्स है मिनरलोकॉर्टिकॉइड के। और इसी तरीके से एक और रीजन है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है। लेकिन ऑल बॉडी में इसकी रिसेप्टर्स नहीं होती है, ठीक है। इसी वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा ये ही स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मोड ऑफ एक्शन ये है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। और ये आपने याद रखना है कि दूसरी जो रिसेप्टर्स है इसके ना, तो वो किस जगह पे, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। फिर क्या है कि जो मतलब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर हैज़ अ DNA बाइंडिंग डोमिनेंट, ठीक है। तो ये DNA के साथ ही बाइंड हो सकती है, ठीक है। ये फिर क्या है कि दिस रिसेप्टर्स इज इनकेपेबल ऑफ एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग ऑफ प्री स्टेरॉइड मॉलिक्यूल टू ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर फ्रॉम एन अनस्टेबल कंपाउंड। देखिए हमारे पास ऐसा नहीं होता, जो हम ड्रग्स लेते हैं वो मतलब साइटोप्लाज्म सबसे पहले ब्लड में चले जाते, ब्लड से वो मतलब जो सेल में अंदर होना चाहते हैं ना, तो उस सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होती है उसकी जो आउटर मोस्ट फास्फोलिपिड लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उस लेयर के में खुद उसकी रिसेप्टर्स है, फिर उससे पास होके वो न्यूक्लियस में चले जाते हैं, न्यूक्लियस के अपनी खुद के रिसेप्टर से, और फिर वो अंदर DNA में चले जाते हैं, और DNA के साथ जो है फिर वो ये ड्रग डायरेक्टली DNA पे एक्ट करेगा, ठीक है। और अब उस जगह पे जो मैसेंजर RNA होती है ना, तो उस RNAs में जो है फिर वो क्या कर लेगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप करवाएगा, ठीक है, या एक्टिवेट करवाएंगे, ठीक है। तो इस ड्रग्स डायरेक्टली एक्ट कराते हैं, ठीक है, ताकि एक्टिवेट हो जाए ट्रांसक्रिप्शन। समझ गए स्टूडेंट। तो ये इसी तरीके से ये मैकेनिज्म अभी स्टडी हो रहा है कि एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल हम जब लेते हैं, जो कोई भी हम ये प्रोडक्ट लेते हैं ना, तो वो अनस्टेबल होती है। फिर स्टेबल होने के लिए मीन जो कम्प्लेक्स होती है, ठीक है, आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटर द न्यूक्लियस एंड बाइंड टू DNA एंड रेगुलेट ट्रांसक्रिप्शन बाय जो RNA पॉलीमरेज 2 होती है एंड अदर जो NPKB होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन को क्या करा देते हैं, रेगुलेट कराते हैं, ठीक है। ये कम्प्लेक्स जब बन जाती है ना, तो ये जब हम ये ड्रग देते हैं तो वो अंदर न्यूक्लियस में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन तो होती है ना, RNAs बनाते हैं ना, तो उस RNAs में जो है ये ड्रग एक्ट करते हैं, असर करते हैं, ठीक है। फिर क्या कि द रिजल्टिंग मैसेंजर RNA इज ट्रांसपोर्टेड to cytoplasm for the production of protein and bring about पाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर ये मैसेंजर RNA के साथ वो ड्रग बाइंड हो जाती है और फिर वो साइटोप्लाज्म में आ जाती है। जब साइटोप्लाज्म में आ जाती है तो फाइनली उस जगह में प्रोटीन बन जाती है उस काम के लिए, और फिर रिस्पॉन्स शो होती है, ठीक है।
तो ये है कि द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारे पास यही है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पता चल जाती है। फिर इसके बाद जो है हाइपोथैलेमस से जो है रिलीजिंग हार्मोन आ जाती है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी कहलाते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी से ट्रॉपिकली हार्मोन आ जाती है और वो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या कर लेते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, फिर उससे मतलब हार्मोन रिलीज़ होती है और वो हार्मोन जो है ब्लड में रिवॉल्व होती है। ठीक है, अगर ये हार्मोन ज़्यादा हो गया ना तो फिर डायरेक्टली नेगेटिव फीडबैक में ये इसकी जो प्रोडक्शन होती है मुख्तलिफ़ किस्म की हार्मोन, वो फिर क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो सम कंडीशन विच इफ़ेक्ट लेवल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के वजूहात है कि उसकी वजह से मतलब उसकी प्रोडक्शन में मसला आ जाती है। सबसे पहले तो प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल जो डिफिशिएंसी होती है। ठीक है, मतलब एडिसन डिजीज़ जो है, मतलब प्राइमरी एड्रीनोकॉर्टिकल मतलब मकसद ये है कि उसको प्राइमरी मसला आया है, प्राइमरी प्रॉब्लम आया है, मतलब जो जगह से एड्रीनल कॉर्टेक्स से ये हार्मोन रिलीज़ होते हैं ना, तो एड्रीनल ग्लैंड में एबनॉर्मेलिटी है, वो प्रोड्यूस नहीं कराते। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वो रिलीज़ नहीं करते। तो ये कौन सा काज हो गया, प्राइमरी। और जो सेकेंडरी काज होती है वो हमारे पास की ड्यू टू द इनएडिक्वेट सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, सर्जिकली रिमूवल ऑफ अ ग्लैंड, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन नॉन एंडोक्राइन डिसऑर्डर, एतरा जो एराटोजेनिक जो डिजीज़ होती है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या होता है कि सेकेंडरी एड्रीनल कार्टिकल डिफिशिएंसी वो काज होती है। हर चीज़ के प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी काज होती है। तो इसी वो बता रहे हैं कि सेकेंडरी काज हमारे पास वो होंगे जो पिट्यूटरी से उसको जो स्टिमुलेशन आता था, कौन सा स्टिमुलेशन, जो ACTH पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता था, वो फिर नहीं सीक्रेट होगा। उसका मकसद ये है कि अगर कोई भी उसने हेड की सर्जरी वगैरह की या कोई भी एक्सीडेंट्स वगैरह की और उसकी वजह से उसकी जो पिट्यूटरी है वो इफ़ेक्ट हुआ हो, तो उसकी फिर सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो रहा। और तीसरी बात वो ये करा रहे थे, अगर कोई भी एराटोजेनिक जो डिज़ीज़ की वजह से हो सकती है, मतलब कोई भी उसकी जो डॉक्टर ने उसको मेडिकेशन दी उसकी वजह से हो सकती है, ताकि उसकी ग्लैंड डैमेज हो उसकी वजह से। ठीक है, तो थोड़ा सब्र करते हैं, अजान होती ना। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये है कि टर्शियरी काज क्या होती है। टर्शियरी काज एड्रीनोकार्टिकल डिफिशिएंसी रिलीजिंग जो फैक्टर्स होती है, मतलब इसकी टर्शियरी का फैक्टर ये है कि वो क्या करा, जो क्या है कि जो रिलीजिंग फैक्टर था, मतलब जो कार्डियोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन था CRH, ठीक है, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता था, वो हाइपोथैलेमस में कोई भी मसला है तो उसी वजह से ये उसकी सिक्रीशन इफ़ेक्ट हो सकती है। ठीक है, उस हार्मोन की। फिर हमारे पास जो हाइपर सिक्रीशन होता है ना, तो हाइपर सिक्रीशन आप कॉर्टिसोल जब ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए कॉर्टिसोल के, तो उसको हम उससे कोशन सिंड्रोम बन जाती है। ठीक है, ये भी MCQ के लिए याद रखना है कि हाइपर सिक्रीशन से कौन से डिजीज़ अकर होती है कॉर्टिसोल के, तो वो कोशन सिंड्रोम। और लो डिफिशिएंसी मतलब कम सिक्रीशन की वजह से वो एडेसन डिजीज़। ठीक है, फिर क्या है कि जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर, अभी स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेसर क्या है। ठीक है, तो द नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। देखिए, स्ट्रेस वो होती है ना कि वो उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक पर्सन ऐसा हो कि उस पर मतलब फॉर एग्जांपल किस चीज़ के उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, तो उस फाइनेंशियल स्ट्रेस की तो स्पेसिफिक रिस्पांस तो नहीं है ना, मतलब वो, लेकिन वो आपसे डिमांड करते हैं। ठीक है, अगर इसी वजह से मतलब एक तो फाइनेंशियल स्ट्रेस है, दूसरी कोई भी घरेलू जो है वो स्ट्रेस है। ठीक है, या उस पे जो है वो कॉलेज चलने की स्ट्रेस है कि वो कैसे अपने कॉलेज में चलेगा, वो मतलब गाड़ी में या किसी और में। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम मतलब ये एक स्पेसिफिक नहीं होती। ठीक है, तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस होती है ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड। ये आपकी खुद अपनी बॉडी की एक ऐसे रिस्पांस होती है ना कि वो आपसे डिमांड करते हैं। ठीक है, अगर
अभी मतलब फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल स्ट्रेस हो तो आपका बॉडी तो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करेगा ना, कि वो इंटरनल ही वो ये सोचेगा कि हम क्या करेंगे, ये किस जगह से ले आएंगे, ठीक है। तो ये एक डिमांड आपसे बाहर लेगा और आपकी बॉडी उसमें नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। फिर क्या है कि स्ट्रेसर आते हैं। तो स्ट्रेसर क्या है कि स्ट्रेसर इज एन एजेंट विच अटेम्प्ट टू अल्टर द इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो स्ट्रेसर पर वो होती है कि जब आपकी क्या होती है, ये एक ऐसा एजेंट्स होती है कि जब वो आपका टिम कर लेना तो फिर आपके इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएंगे, वो फिर इंटरनल एनवायरनमेंट अल्टर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर फिजिकल इंजरी हो गया, ठीक है, तो वो स्ट्रेसर है, मतलब बाहर से कोई भी चीज़ आ गया और आपकी मतलब हाथ काट दी या पाँव काट दी, तो फिर आपकी क्या हुई, एनवायरनमेंट आपकी जो नॉर्मल बॉडी की इन्वायरमेंट थी वो तो अल्टर हुई ना, ख़राब हुई, क्योंकि फिजिकल इंजरी हुआ है। इन्फेक्शन अगर हो गया, ठीक है, इसी तरीके से हाई एंड लो टेम्परेचर, ठीक है, रेडिएशन थेरेपी, मस्कुलोस्केलर जो न्यूरोमस्कुलर पैटीज होती है, इमोशंस होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास स्ट्रेसर में ही आती है। फिर हमारे पास ये नोट कर ले कि बॉडी यूजुअली टेंड टू अडॉप्ट विद सिचुएशन द नेगेटिव फीडबैक फेल एंड स्ट्रेस and there it continues secretions of the ACTH। देखिए हमारे पास आपके बॉडी हर हालत में, हर सिचुएशन में अपने आप को एडाप्टेबिलिटी की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, हुसूसियत है, वो अपने आप के लेके आते हैं। तो अगर कोई भी मतलब हार्मोन फेल हो गया कि वो सिक्रीशन नहीं होती, तो या सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उस अगर नेगेटिव फीडबैक फेल हो गया, ठीक है, तो फिर स्ट्रेस की वजह से क्या होती है, वो कंटिन्यूसली जो है वो सिक्रीशन करते हैं ACTH के। मतलब एक पर्सन ऐसा है कि उसकी स्ट्रेस थोड़ा है, उसकी जो नॉर्मल ACTH है वो रिलीज़ होती है, लेकिन जब वो क्या होती है, नेगेटिव फीडबैक तो उस टाइम में नहीं होगा ना, लेकिन जब वो ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होती है, फिर ACTH खुद बहुत जो है स्ट्रेस की वजह से कार्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ कराएंगे, ठीक है। फिर फिजियोलॉजिकली जो एक्शंस हैं, तो फिजियोलॉजिकली वो कौन कौन से जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इंक्रीज़ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस करवाते हैं। तो इंक्रीज़ जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कराते हैं, ठीक है, कौन, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ठीक है। और जो अगर ये हो गया आपके बॉडी में ग्लूकोज ख़त्म हुए कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली, तो फिर वो इनडायरेक्ट फॉर्म से मीन ग्लूकोन्यूजेनेसिस फॉर्म ये करेगा, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म से आपके लिए ग्लूकोज बनाएगा, फॉर एग्जांपल ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन करेगा और अमीनो एसिड जो है वो आपके बॉडी के लिए पैदा होंगे, ठीक है। फिर वो ये यूज़ करेगा एज अ कार्ब ग्लूकोज, ठीक है। फिर क्या दूसरे नंबर पे कॉर्टिसोल्स इनहिबिट ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल्स, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस के दौरान जो है क्या होती है कि ग्लूकोज की जो अपटेक होती है टिश्यू में, ठीक है, वो इनहिबिट हो जाती है। इसी वजह से जो है फिर क्या होती है, इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा कि मतलब ये इसीलिए इनहिबिट होगा ना कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी आ जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन आ जाती है, ठीक है। फिर एंटी इंसुलिन सिक्रीशन हो जाती है। मतलब इंसुलिन का मेन काम क्या था कि वो ग्लूकोज में सेल्स में जो है वो ग्लूकोज जो है वो एंटर करा ले, लेकिन वो फिर इन ग्लूकोज को इनहिबिट कराते हैं, ठीक है। ये इंसुलिन एक फैक्टर होती है जो कि सिक्रीशन होती है, ठीक है। अगर एक पर्सन में स्ट्रेस आ जाती है, ठीक है, फिर क्या होती है, इनडायरेक्टली स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली जो है फिर क्या होती है, स्टिमुलेशन होती है किस चीज़ के, जो ग्लाइकोजन लेवर में स्टोर होती है उसकी फिर वो ब्रेकिंग करवाते हैं, ताकि आपके बॉडी के लिए क्या करा देते हैं, ग्लूकोज बनाया जाए, ठीक है। फिर प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म मतलब करवाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जब हो जाते हैं तो वो कैटाबॉलिक इन नेचर, मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग में हेल्प देते हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल कंडीशन नहीं है ना। जब एबनॉर्मल कंडीशन में वो अपने लिए जो है ग्लूकोज बनाएगा ना, तो फिर क्या होती है, कैटाबॉलिक इन नेचर होती है। फिर क्या होती है कि नेगेटिव होती है, हमारे पास नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस आ जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होगा ना,
फिर क्या है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म की वजह से ट्राइग्लिसराइड जो है वो फॉर्म होती है। उस ट्राइग्लिसराइड की वजह से फैटी एसिड बनेगा। जब फैटी एसिड बनेगा ना तो आपके बॉडी में ज़्यादा फैटी लेवल होंगी, ठीक है, ब्लड में। फिर जो है हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जो माइग्रेशन एंड एक्टिविटी आप हमारे पास जो न्यूट्रोपिल हो गया, ठीक है, तो फीमेंस जो होती है, मतलब फॉर एग्जांपल है कि न्यूट्रोपिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल जो है हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से, ठीक है, तो ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में भी काम हेल्प देते हैं। फिर एंटी एलर्जिक, अगर एक पर्सन में मतलब एलर्जी की रिस्पांस होगी ना तो डिले हाइपर सेंसिटिविटी, डिले इज़ द इम्यून रिस्पांस, ठीक है। तो आपको पता है कि जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है ना, तो ये उसकी जब रिस्पांस आपके बॉडी में एक्टिवेट होगी तो फिर ये ड्रग जो है फिर उसके लिए उस टाइम जो है कॉर्टिसोल रिलीज़ होती है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होती है, ठीक है। इम्यून सप्रेशन जो है, तो ज़्यादा अगर एक पर्सन कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं ना तो उस कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपकी फिजियोलॉजिकल ये एक्शन करवाएगा ना कि आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कराएगा। ये जो हमने ये फिजियोलॉजिकल जो एक्शन हमने बात की ना, तो ये सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब आप यूज़ करते हैं ना तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड आपके बॉडी में ये फिजियोलॉजिकली एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो उसमें ये है कि सप्रेस द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन लिम्फोसाइट लिपोलाइसिस, ठीक है, हेल्प एंड मैनेजमेंट ऑफ टिश्यू ग्रेफ्टेड रिजेक्शन, ठीक है। तो ये भी इसमें हेल्प देते हैं कि एक पर्सन ऐसा हो कि वो उसने क्या हुआ कि मतलब जो लिम्फोसाइट्स होती है उसकी लाइसिस करवा देते हैं। और किस चीज़ के लिए, अगर एक पर्सन टिश्यू ट्रांसप्लांट किया हो तो वो रिजेक्शन होने से जो है वो बचाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सप्रेस द डीएनए सप्रेस करते हैं ताकि जो डिपेंडेंट आरएनएज है पॉलीमरेज, ठीक है, लिम्फोसाइट, तो वो क्या कराते हैं, वो रिजेक्ट होने से बचाते। मीन ये है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम उस टाइम देते हैं कि अगर एक पर्सन ऐसा हो कि वो उसने ट्रांसप्लांटेशन किया हो और या कोई चीज़ उसने ग्रेफ्टेड रिजेक्शन किया हो, ठीक है। तो ग्रेफ्टेड रिजेक्शन की मैनेजमेंट के लिए फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने जो है किडनी ट्रांसप्लांट किया हो, ठीक है, तो वो जो दूसरा किडनी लेगा ना तो वो तो रिजेक्ट करेगा डायरेक्टली, इसलिए वो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम देते हैं ताकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाए। तो सप्रेस होने के बाद जो है फिर वो ट्रांसप्लांट जो चीज़ है, किडनी है, कोई और रीजन है ना हमारी बॉडी के, वो हम अटैच कराते हैं। फिर बाद में जो है ये इसका मेन मकसद ये होगा कि आपकी जो टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ है वो डायरेक्टली वो रिजेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो तो वीक है ना, सफरेस है, इसी वजह से वो अटैक नहीं करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो एंटी इन्फ्लेमेटरी जो एक्शन है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन में कैसे काम करते हैं, तो देखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर देयर पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड इम्यूनोसप्रेशन एक्टिविटी, ठीक है। तो मेनली जो एक्टिविटी है मतलब इम्पोर्टेंस है तो वो कौन से है, वो हमारे पास इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस और इसी तरीके से जो इम्यूनोसप्रेशन एक्टिविटी है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के ये है कि दीज थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आर द रिजल्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एक्शन, ठीक है, कि वो सबसे पहले द लोअर इन सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स, ठीक है, इज नोन एज अ प्ले रूल, ठीक है। देखिए जो पहले हमने बात की कि ये लिम्फोसाइट जो लिम्फोलाइसिस क्या है हेल्प करा देते हैं ताकि मैनेजमेंट किया जाए, ताकि जो रीजन हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है ताकि वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिम्फोसाइट्स की जो है वो सर्कुलेशन में कमी लेके आते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या है, जो कि पोरिजन बॉडीज़ वगैरह ये सब चीज़ें क्या ट्रैप करा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब जो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होती है ना वो सर्कुलेट ही लिम्फ नोड में या लिम्फ वेसल में जो है जो होती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले लिम्फोसाइट जो होती है, ठीक है, वो कम करा देते हैं, ठीक है।
ये पॉइंट आपने याद रखना है। इन एडिशन दीज एजेंट इनहिबिट द एबिलिटी ऑफ ल्यूकोसाइट्स जो वाइट ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, एंड मैक्रोपेजेस टू रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस, ठीक है। तो ये है सबसे पहले जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं ना, तो उसकी वजह से जो वाइट ब्लड सेल मैक्रोपेजेस जो आपकी इम्यूनिटी के लिए हेल्पफुल है वो उसमें कमी लेके आते हैं, इनहिबिट करते हैं उसकी जो एबिलिटी है, ठीक है। तो उसी वजह से आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आल्सो डिक्रीज द प्रोडक्शन एंड रिलीज आप जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन होते हैं। साइटोकाइनिन एक कम्युनिकेटर जो है मतलब केमिकल है, ठीक है, जो कि ये इन्फ्लेमेशन जब होते हैं ना, तो इन्फ्लेमेशन की जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन तक लेके जाना किसका काम है, साइटोकाइनिन का। जब ये ब्रेन को चलेगा तो ब्रेन को मतलब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, ताकि क्योंकि आपके पेरिफेरल में क्या इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो ये जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइनिन है उसकी प्रोडक्शन कम कराते हैं, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। फिर हमारे पास कि दे इनहिबिट जो फास्फोलाइपेज A2 है, ठीक है, विच ब्लॉक द रिलीज ऑफ जो आर्कानोइड एसिड है, ये तो आर्कानोइड एसिड को भी ब्लॉक कराते हैं। ये क्या चीज़ है, तो द प्रिकर्सर ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन फ्रॉम द मेम्ब्रेन बाउंडेड फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। तो जो ल्यूकोट्राइन और फॉस्फोग्लैंडिन है, तो ये क्या है, ये हमारे पास आपकी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में हेल्प देते हैं। तो ये चीज़ें फिर क्या होती है, स्टॉप होती है। तो जब ये स्टॉप होते हैं ना, तो फिर आपकी जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है ये नहीं होंगे। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के लिए देते हैं। मतलब जब ये हम देते हैं ना, तो आपकी इन्फ्लेमेशन नहीं होंगी, ठीक है, जो रीजन में, ठीक है। तो द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन इज बिलीव्ड टू बी सेंट्रल टू द एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, ठीक है। तो फिर ये उस जो आपने जो एक्शन वो परफॉर्म करेगा ना, तो एक्शन से वो काम नहीं होगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो लास्टली दीज एजेंट इन्फ्लुएंस द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बाय स्टेबलाइजिंग मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन डिक्रीज हिस्टामिन रिलीज, ठीक है। तो ये जब हम मतलब ये ड्रग देते हैं ना, तो ये सब मास्ट सेल और जो बेसोफिल्स होती है उसकी जो मेम्ब्रेन्स पैक करा देती है, ठीक है। और ये क्या करा देते हैं कि जो हिस्टामिन इफ़ेक्ट होती है, जो एलर्जिक रिस्पांस वगैरह होती है, तो ये भी है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कि फॉर एग्जांपल आपने देखे होंगे जो हॉस्पिटल साइड पे हम हर इंजेक्शन में डिकॉड्रान जो है, जो डिकॉड्रान है ना, डेक्सामेथासोन, ये हम देते हैं, ठीक है। स्मॉल सा वो मतलब एक बोतल सा होता है, ठीक है, वायल सा होते हैं, तो वो हम देते हैं ताकि रिएक्शन कोई भी क्या मेडिकेशन ना कर ले। तो ये हिस्टामिन की जो रिएक्शन की जो प्रोसेस होती है वो कम करा देती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जो इफ़ेक्ट ऑन सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम है, तो इससे हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट्स में, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, इंशाल्लाह।